मंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का बहिष्कार किया, उससे एक नई तरीके की बहस शुरू हो गई। तमाम मसले चर्चा करने के हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी शामिल हो गए। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन नीलांजन, जिस तरीके की बातचीत अभी राकेश सिन्हा कर रहे थे, हालांकि उस बीच हमारे बीच नहीं है, राकेश सिन्हा ने यह बात को कहा कि पिछले 12 सालों से बीजेपी के अंदर एक विचारों की वजह से, विचारों में एक तरीके से शिथिलता पड़ गई थी, जिसकी वजह से काडर में जो आकर्षण होना चाहिए था, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, वो गायब हो गई थी। वो नरेंद्र मोदी उसको प्रोवाइड करते, जो एग्रेशन होना चाहिए था वो प्रोवाइड करते, जो उनके आकर्षण का कारण है। 12 साल से तो नहीं गायब हुई थी, 2004 के बाद से जरूर गायब हुई थी। 2004 में कई लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक 14 साल का वनवास शुरू हुआ। 14 साल तो नहीं हुए लेकिन करीब 10 साल के करीब होने को आ गए और इस बीच में जरूर मायूसी जरूर आ गई है। और उसका मेन कारण यह है कि उन लोगों को कोई नेता नहीं मिला जो नए हिंदुस्तान को, जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आकर्षित कर सकता है। उनको नरेंद्र मोदी में एक ऐसा मास लीडर दिखता है जो उनको लगता है कि वो पार्टी की जो डिक्लाइन है इसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकती है। हमको ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के विचारों से हम कतई सहमत ना होने के बावजूद ये मानना है कि आज के हिंदुस्तान की राजनीति में वो सबसे कैरिस्मेटिक लीडर हैं। सबसे कैरिस्मेटिक। इस करिश्मा का कारण, कहां से करिश्मा आता है? ये हिंदुत्व की वजह से आता है या 2002 की वजह से आता है या डेवलपमेंट से आता है? देखिए मोदी ने अपनी एक छवि बनाई है और वो छवि है एक निर्णायक नेता की, एक दृढ़ व्यक्तित्व की। 2002 को लेकर के आज तक मोदी ने कोई एपोलोजेटिक या डिफेंसिव स्टांस शो नहीं किया। जिस घटना को लेकर नीतीश कुमार ने उन पर टिप्पणी की थी कि टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा, टोपी ना पहन के मोदी ने अपने समर्थकों के बीच एक नए तरह के नेतृत्व का संदेश दिया। तो मोदी की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का एक कारण वो है। दूसरा, उनकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का एक कारण यह है कि मोदी अपने लक्ष्य में बहुत स्पष्ट है और लक्ष्य की स्पष्टता में वो एक तरह से आप कहें कि केशुभाई पटेल से लेकर आडवाणी तक की परवाह नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करे, उन्हें जो चाहिए वो हासिल करना करेंगे। आरएसएस की भी नहीं परवाह करेंगे, आरएस की भी नहीं परवाह की, आरएसएस की भी वो परवाह नहीं करेंगे। देखिए मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, वो हिंदुस्तान के एक नौजवानों के एक तबके के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ में वो क्लासिकल किस्म के मास लीडर भी हैं। क्लासिकल मोदी के साथ आप अपने अनुभव से क्या लगते हैं कि ये करिश्मा बीजेपी के अंदर एक लंबे समय तक लाल कृष्ण आडवाणी में देखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी में तो बहुत ज्यादा देखा गया, वो कौन कौन से एलिमेंट थे जो दरअसल नरेंद्र मोदी को एक मास लीडर बनाते हैं? मैं ये सवाल बुनियादी तौर पर इसलिए कह रहा हूं, क्या 2000 के दंगे उनको बनाते हैं कि एक खास तरीके का हिंदुत्व का उभार और हिंदुत्व को नेता को लेकर एक खास तबका उनके अंदर देखता है जो उनके साथ जुड़ता है, आकर्षित होता है कि नहीं, जिस विचारधारा को हम लेकर बढ़ रहे हैं वो उनमें परिलक्षित होता है, या कुछ और है उसके पीछे? प्रभु, मेरा सवाल आपसे है। लगता है प्रभु जी, मेरा सवाल आपसे है सर। नहीं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मोदी यंग नेता जो है, आजकल के यंग जो युवा हैं, पर्टिकुलरली आईआईटी टाइप के जो हैं, वो लोग समझते हैं कि मोदी एक दमदार नेता है क्योंकि हीरो की कमी है इस देश के अंदर और मोदी डिसाइसिव हैं, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है, चाहे वो आप मोदित्वा बोल लीजिए, डेवलपमेंट मॉडल कह दीजिए। तो एक तरह से लगता है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपनी बात बड़े स्पष्ट तरीके से रखता है और उसके ऊपर अडिग रहता है। अगर ये बार बार पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उनको लगता है कि माफी मांगने से उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा। वो जिस चीज से कन्विंस्ड है कि उन्होंने गलती कोई नहीं किया है उसके ऊपर अड़े रहते हैं। और गुजरात में जो उन्होंने मैकेनिज्म खड़ा किया, एक इंटॉलरेंस थी, ठीक है, उन्होंने ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे कई सालों से, परंतु मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी, यूथ आजकल एक हीरो को चाहता है। आप देखते हैं कौन सी फिल्में सक्सेस होती हैं, या रोमांटिक हीरो हो या लड़ाई करने वाला हीरो हो, तो वो रोमांटिक तो हो नहीं सकता, इसलिए वो हीरो हैं जो लड़ाई करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को जिस तरह के नाम करते हैं, जिस तरह की क्लैरिटी से बात करते हैं, आज का युवा डिसाइसिव नेता को पसंद करता है। वो भूल गया कि 2002 के अंदर जो हुआ था उसके लिए मोदी को भूल गया, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी एक ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है। देश हित में ऐसा ही नेता होना चाहिए जो दिखाई दे वही हो। वो डुप्लीसिटी मोदी के अंदर नहीं है, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए अपनी छवि को बदलना नहीं चाहते, ये उनकी खूबी है, यही आज का युवा नेता पसंद करता है। बिल्कुल। हरीश रावत जी, ये जो आप भी मानेंगे कि कम से कम नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक मास लीडर है, वो पॉपुलर नेता है, आप उनकी विचारधारा से सहमत होइए न सहमत होइए, वो एक अलग मसला, एक अलग सवाल है, लेकिन उनका मास लीडर होना क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करता है, जो कांग्रेस के लिए तकलीफ पैदा करेगा, क्योंकि युवाओं में उनका आकर्षण है?
देखिए आशुतोष जी, आप देखिए जितने भी कट्टरवादी नेता हैं दुनिया में दूसरे देशों के अंदर, उनकी भी कुछ मास फॉलोइंग है जी। और मोदी जी का व्यक्तित्व भी एक कट्टरवादी नेता का है, एक सबको साथ ले चलने वाले नेता का नहीं है, एक ऐसे नेता का नहीं है जो समन्वय पैदा करके ले चलने की क्षमता रखता हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी में बीजेपी के अंदर थी। वो खूबी आडवाणी, वो खूबी जो है नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। आडवाणी जी ने कुछ उस खूबी को पैदा करने की कोशिश की तो आरएसएस ने उनको किनारे कर दिया। और इसलिए एक बात मान करके चलिए, जो उनका मास अपील जिसको उनके सहयोगी कहते हैं, वो एक लिमिटेड सेक्शन के अंतर्गत है। और ये उसी तरीके से है जिस तरीके से दुनिया में दूसरे कट्टरपंथी नेताओं की है। और इस तरीके का समर्थन यदि आप यहीं हैदराबाद में चले जाइए तो वहां के एक लोकल लीडर के साथ भी है। कभी इस तरीके का समर्थन जिस तरीके का नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमने अपने ही देश के अंदर कई नेताओं के अंदर स्थानीय आधार पर देखा। मगर भारत जैसे बहुलवादी देश को एक साथ रखने के लिए, ले चलने के लिए वो करिश्मा नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। वो विश्वास पैदा करने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ से एक बात कहते रहा हूं आशुतोष जी कि नरेंद्र मोदी जी हमारी समस्या नहीं है, वो भाजपा की समस्या है। जब वो गुजरात में थे तो वहां उनके नेताओं को उन्होंने निपटा दिया, जब वो दिल्ली की तरफ चले तो एनडीए को निपटा दिया। अब वो पार्टी के पीएम इन वेटिंग घोषित हुए हैं। तो मैं समझता हूं भाजपा किस तरीके से उनसे निपटती है, ये आगे देखने की बात है। हमने तो जो है 9 साल तक एक पीएम इन वेटिंग को झेला, अगले 9 साल दूसरे पीएम इन वेटिंग को झेल लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? देखिए, हरीश रावत जी ने जो बात कही है, उसमें दो पक्ष हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी में क्षमता नहीं है, दूसरा उन्होंने कहा कि वो एक कट्टरवादी छवि के हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्षमता है या नहीं, ये देश में जितने भी सर्वेक्षण हुए पत्र पत्रिकाओं मीडिया हाउसेज, और उनमें न सिर्फ वो नंबर 1 है बल्कि फार अहेड देन नंबर 2 है। 18%, 22% वर्सेस 47-48%। ठीक, और भविष्य में क्या होगा ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। रही बात कट्टरवाद की, तो पूरे भारत के इतिहास को देखें, राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद और पहले से लेकर हर 20-25 साल में कट्टरवादी कौन है यह छवि बदलती रहती है। अरे मैं तो यहां तक याद दिलाना चाहता हूं, 1905 में जब तिलक जी ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तब उनको कट्टरवादी माना गया था। और अगले 20-25 साल में वो उदारवादी हो गए। फिर कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद कट्टरवादी हुए, आजादी के बाद वो उदारवादी हो गए। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी कट्टरवादी अटल जी माने गए, बाद में वो उदारवादी हो गए और आडवाणी जी माने जाने लगे। तो इसलिए ये परिभाषा हर 20-25 साल में बदलती है, देश का विकास हो रहा है। मैं सुधांशु जी की जरा मदद कर दूं? जी प्लीज जी। इन्होंने कुछ सर्वेक्षणों की बात कही, तो जरा सुधांशु जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि 1990 में भी उस समय जो सर्वेक्षण था उसमें आडवाणी बहुत आगे खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन देश ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। सुधांशु जी जवाब देंगे आप? सुधांशु जी, तो प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार करने के लिए आवश्यक नहीं है कि सर्वेक्षण में आप 20-25% लोग या 15-20% आप ले चलते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पक्ष आपके साथ खड़ा नहीं है उस बड़े हिस्से में कितनी आपकी स्वीकार्यता है, न्यूनतम स्वीकार्यता क्या है। तो मोदी के मामले में न्यूनतम स्वीकार्यता केवल जो उनके लिए कह रहे हैं उन्हीं तक सीमित है, उससे आगे नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। स्वीकार्यता के एक्सपेंशन का दायरा बहुत लिमिटेड है, ये मैं सुधांशु जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। यदि आप भी कुछ करेक्ट कर सके तो अपनी लीडरशिप से करेक्ट करवा लें। प्लीज रिस्पॉन्ड सर। 1990 का जो उन्होंने हमें उदाहरण दिया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं यही वो दौर था 1989 से 91 के बीच में, जब 8.6% से हमारा वोट 21 कुछ प्रतिशत पहुंचा था और 2 सीटों वाली पार्टी 2 चुनाव में बढ़कर 120 सीटों के साथ मुख्य प्रतिपक्षी दल बन गई थी। तो यदि सर्वेक्षण दिखा रहे थे तो गलत नहीं दिखा रहे थे, वो बात सत्य सिद्ध हुई थी। आज भी आप उसको नकार नहीं सकते। चलिए निरंजन, लास्ट स्वीकारिता। मैं इस पूरे डिबेट को थोड़ा एक आगे ले जाना चाहता हूं। मोदी के बारे में जो बात पुरुषोत्तम बोल रहे थे, मोदी कौन है? मेरे हिसाब से मोदी हिंदुस्तान का पहला एंटी नेहरूवियन नेता है। नेहरूवियन टेम्पलेट, जिसको हम लोग आदर्श मानते रहे आजादी के बाद से, 4 मुख्य बिंदु थे: डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म,
वेलफेयर स्टेट, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गया कोल्ड वॉर के बाद जी। डेमोक्रेसी, मोदी का कितना एडियरेंस है, कितना वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं हम सब जानते हैं। वो बेसिकली औरों को साथ लेके नहीं काम करते हैं, उनको पसंद नहीं है। सेक्युलरिज्म को पूरी तरह से उन्होंने रीडिफाइन किया और उस पर अडिग रहे हैं। जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि वो 2002 के बारे में कोई माफी नहीं, वेलफेयर स्टेट नो, डेवलपमेंट नॉट विथ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ग्रोथ होगा सिर्फ जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन इंसिडेंटल है। नीलांजन, सुधांशु इस पे निश्चित रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। डेमोक्रेसी के मसले पे, सेक्युलरिज्म के मसले पर पूरी तरीके से नहीं कहने का मतलब एंटी नेहरूवियन और अडवाणी जी भी 30 सेकंड कैन यू प्लीज उसी नेहरूवियन टेम्पलेट के अंदर रहे। सुधांशु, देखिए, जिस नेहरूवियन मॉडल की बात करते हैं, ये एक संयोग रहा है कि कांग्रेस ने 40 साल नेहरूवियन मॉडल के नाम पर सोवियत संघ का कॉपी किया और उसके बाद अमेरिका की कॉपी की। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने तो इतनी भी ईमानदारी नहीं दर्शाई। जैसे चाइना में आप जाइए तो वो कहते हैं कि माओ की जो कल्चरल रिवॉल्यूशन थी वो गलत थी, स्वीकार करता है वहां का नेतृत्व। यहां इन्होंने खुद ही सब कुछ बदला अपनी सरकार में, आज तक स्वीकार नहीं करते कि नेहरू का मॉडल गलत था। सुधांशु जी, तो नेहरू का मॉडल छोड़ना तो प्रगतिवाद का प्रतीक था। बट जो जिस तरफ नीलांजन लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा है और